मैं बोल रहा था डिस्कस रदरफोर्ड गोल्ड मेटल फॉयल एक्सपेरिमेंट इन द लाइट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और सबसे पहले इसको क्या खूबसूरत बना नोट बनाऊंगा आपके लिए नीचे पे। हेडिंग दे दे आप इसको 1911 रदरफोर्ड प्रपोज ए न्यू मॉडल फॉर एटम। 1911 में एक मॉडल पेश किया उसने एटम के लिए। अब एक्सपेरिमेंट देखें, फिट विद अल्फा पार्टिकल्स and bombarded it with alpha particles obtained from radioactive element. अच्छा, इन्होंने रेडियोएक्टिव एलिमेंट के लिए जो चीज यूज किया था ना, वो था पोलोनियम। वो था क्या? पोलोनियम। ठीक है। अच्छा, रदरफोर्ड ने एक थिन गोल्ड शीट ले लिया इस तरह ना, मैं आपको इधर डायग्रामेटिकली समझाने की भी कोशिश करता हूँ। इस तरह उसने अच्छा पहले यहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा मेटल बॉक्स लिया था, उसके अंदर उसने रखा पोलोनियम। यहाँ से रेस आ रहे थे। अच्छा, ये जो रेस जो है ना, यहाँ से जो रेस आ रहे थे उसको कहा जाता है अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेस। अल्फा पार्टिकल जैसे हीलियम प्लस प्लस होता है। ठीक है, यानी हीलियम से आप दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो जो पार्टिकल बचे उसको अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। अच्छा, और यहाँ पे उसने यूज किया था स्क्रीन, इसके सामने ना उसने स्क्रीन यूज किया था। अच्छा, अब इसके अंदर जो अल्फा पार्टिकल के सोर्स के तौर पर जहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे वो दरअसल एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम से निकल रहे थे। बात क्लियर है यहाँ तक? और उसने यहाँ पे रखा थिन गोल्ड फॉयल। तो पतली जो चीज होती है उसको कहा जाता है फॉयल। वो थिक पतली बारीक जो है ना गोल्ड फॉयल उसने यहाँ पे यूज किया था। इस पे उसने इस अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया था। बम्बार्ड मतलब मारा था। तो देखो ना, रदरफोर्ड 2 के थिन शीट ऑफ गोल्ड, यहाँ पे उसने क्या लिया? शीट ऑफ गोल्ड लिया है। ठीक है, एंड बम्बार्डेड इट विद अल्फा पार्टिकल। उसको अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड कर रहे, मार रहे अल्फा पार्टिकल इस तरफ। और अल्फा पार्टिकल कहाँ से आ रहे हैं? ऑब्टेन फ्रॉम रेडियोएक्टिव एलिमेंट पोलोनियम। इसके अंदर जो पोलोनियम रखा हुआ है ना, वहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, रेस निकल रहे हैं। बात समझ में आ गई? इसके अंदर पोलोनियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, वहां से ये रेस अल्फा पार्टिकल्स निकल के कहाँ बम्बार्ड हो रहे थे? यहाँ पे वो गोल्ड फॉयल पर, गोल्ड की थिन शीट पर। अब बात समझ में आ गई? दूसरा एक जुमला लिखे, एक्सपेरिमेंट में एक पॉइंट ये लिखे, एक्सपेरिमेंट दूसरा पॉइंट ये लिखे। This is scattered from the atom and examined on the zinc sulfide screen, on a zinc sulfide screen। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट में आपने लिखना है। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बोला था कि उन्होंने एक स्क्रीन यूज किया। मेटल बॉक्स से इसके अंदर रखा गया है पोलोनियम। पोलोनियम से रेस निकल रही है, रेडियो एक्टिव रेस कहा जाता है। और वो रेस अल्फा रेस है। ठीक है, अल्फा रेस जैसे रेडियम जो है ना आपके पास आयंस होता है। ठीक है, हीलियम डबल पॉजिटिव चार्ज हीलियम स्टैक कर रहा था गोल्ड पे, गोल्ड के थिन शीट पे। और उसके बाद ये स्केटर होके यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई थी, इस तरह की स्क्रीन यहाँ पे जो है ना वो लगी हुई थी, और उस पे ये ऑब्जर्व हो रहा था स्केटर होके ना। ये था एक्सपेरिमेंट और बात। उसने जो एक्सपेरिमेंट किया जैसे इतना किया। अब हम देखेंगे इसके एक्सपेरिमेंट के नतीजे में उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसको हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन। लिखिए पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स pass straight and undeflected through the sheet and produce elimination on the zinc sulfide screen यानी मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास स्ट्रेट एंड अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द शीट एंड प्रोड्यूस एलिमिनेशन ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। इसका मतलब ये है कि ये स्क्रीन यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है? यहाँ पे आपके पास पोलोनियम है, पोलोनियम से रेस निकल रहे हैं। यहाँ पे गोल्ड मेटल फॉयल है।
ये इस गोल्ड मेटल फॉइल से बहुत सारे पार्टिकल जो है स्ट्रेट जा रहे थे बगैर किसी रिफ्लेक्शन के, स्ट्रेट जाके जिंक सल्फाइड स्क्रीन के साथ टकरा के यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस हो रही थी। एलिमिनेशन का मतलब ये लाइटिंग नजर आ रही थी टकराने के बाद। ये बात क्लियर हो गया। दूसरा देखें, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स undergo small and strong deflection after passing through the gold sheet. Also deflection, इस तरह, ठीक है, थोड़ा सा आगे की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे, कुछ तो सीधा जा रहे थे, कुछ डिफ्लेक्शन शो हो रहे थे इस साइड में, ठीक है। ऑब्जर्वेशन उसने क्या किया, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल से कोई एक, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल मतलब बहुत सारे, फर्स्ट के लिए तकरीबन 8000 अल्फा पार्टिकल हो, तो उनमें से एक, ठीक है, रीट्रेस देयर पाथ। अब उसमें से हजारों में से जो है ना आपके पास, हजारों में से कुछ पार्टिकल बिल्कुल वापस डिफ्लेक्शन हो रहे थे, टकराने के बाद बिल्कुल आपके पास जो है ना वापस आ गए, जैसे कुछ पार्टिकल उसने बोन्स ब्रेक हो रहे थे, वापस आ रहे थे फाइल से टकरा के ना, क्वेश्चन उसने किया। अब देखें कुछ अल्फा पार्टिकल वो अपने बिल्कुल जो है ना रास्ते से वापस आ रहे थे, तो अब उसने इससे क्या नतीजा निकाला, ऑब्जर्वेशन तो उसने ये किया, अब नतीजा देखिए, कंक्लूजन इसका देखिए। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, पहली बात, यानी न्यूक्लियस के दो रीजन है, उसने ये गलत किया, एक न्यूक्लियस, ये एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, पहला कंक्लूजन उसने ये दिया। दूसरा, मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट लाइन एंड अनडिफ्लेक्टेड, सीधा जा रहे थे, डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। इसका मतलब उसने ये कहा, शोस मोस्ट वॉल्यूम बाई एटम इज एम्प्टी, मतलब ये कि जो आपको खाली नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ये पूरा उसने कहा कि एम्प्टी है, ये सारा मोस्ट जो है ना आपके पास एम्प्टी है, ठीक है, एटम का जो बहुत सारी जगह है वो एम्प्टी है। दूसरी बात क्लियर है, एंड न्यूक्लियस से बाहर सारा एम्प्टी था ना, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन था। अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड देयर डिफ्लेक्शन इंडिकेट्स दैट द स्पेलिंग ऑफ एटम हैज पॉजिटिव चार्ज एंड हैज न्यूक्लियस। एटम के जो है ना कुछ पार्ट पॉजिटिव चार्ज थे, उसने उस पॉजिटिव चार्ज को उसने न्यूक्लियस मास इज concentrated in the nucleus, the mass is concentrated in the nucleus, and the electrons are distributed outside the positively charged nucleus. Electrons are revolving around the nucleus. Electrons का पॉइंट समझ में आया, the mass is concentrated, इसका मतलब ये है कि ओवरऑल एटम का मास है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और बाकी इलेक्ट्रॉन जो है ना आपके पास, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इन ऑर्बिट्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स बाहर न्यूक्लियस से बाहर मूव हो रहे होते हैं, और जिस रास्ते में मूव हो रहे होते हैं उसको उसने ऑर्बिट का नाम दिया। तो ये था रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का कंक्लूजन, ठीक है। अच्छा, अब उसने इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपना एक पोस्टुलेट दिया रदरफोर्ड ने ना, रदरफोर्ड ने अपना पोस्टुलेट दिया। अब उस पोस्टुलेट को हम डिस्कस करेंगे। रदरफोर्ड पोस्टुलेट, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज dense and very small nucleus containing protons and neutrons. The entire mass is concentrated in the nucleus of atom. Number 2. The nucleus is surrounded by a large empty space which is called extranuclear part, where possibility of finding electron is maximum.
ये दो बातें देखो, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस। उसने पास्टुलेट ये दिया कि एक एटम है वो एक डेंस से बनाते हैं कि जिसमें डेंसिटी उसकी बहुत ज्यादा, स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग छोटा सा पार्ट, ठीक है। से न्यूक्लियस उसने दिया जिसमें क्या मौजूद होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है। बाकी जो जितने भी आपके पास मास है ना, एटम का ओवरऑल मास, वो इसी न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड होता है। पहली बात उसने इस तरह पास्टुलेट दिया अपना। दूसरा उसने कहा बाकी जो न्यूक्लियस से सराउंडिंग में स्पेस मौजूद है उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहा जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग, इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ मिलेंगे मैक्सिमम, ठीक है। ये दो बातें क्लियर है। तीसरा देखे फिर, तीसरा है द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, around the nucleus in circular paths with high speed। तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में हाई स्पीड के साथ मूव हो रही होती है, ठीक है। ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द जो रास्ते है इलेक्ट्रॉन का वो शेल ऑर्बिट कहलाता है, जो कि स्पीड से इसमें घूम रहा है। के पॉइंट में these circular paths are known as orbital and is electrically neutral because it has equal number of protons and electrons, equal number of protons। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, why an atom is electrically neutral, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, why an atom is electrically neutral, why an electrical है, तो आपने यही आंसर देना है। an atom is electrically neutral because it has equal number of proton है, equal number of proton है इलेक्ट्रॉन होने से ना इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज की जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाते हैं और ओवरऑल एटम आपके पास न्यूट्रल बन जाता है। आखिरी पॉइंट इसके पोस्टुलेट्स का यही लिखे हैं, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ओरिजिनल एटम। साइज को देखिए आप, उसके न्यूक्लियस का साइज देखें तो न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा होता है, लेकिन ओवरऑल एटम का साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ओवरऑल एटम बहुत बड़ा लेकिन न्यूक्लियस बहुत छोटा, तो द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ओरिजिनल एटम। एटम इतना बड़ा और न्यूक्लियस इतना छोटा, और ओवरऑल जितने भी मास है उसी न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड होता है, क्योंकि ओवरऑल मास जो बनाता है एटम का वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, आप आखिरी 14 मिनट हमारे पास बचे, उसमें मैं रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स भी कोशिश करूंगा आपको बताऊं, ताकि रदरफोर्ड का टॉपिक आज कंप्लीट हो जाए, तो हम कल नेक्स्ट क्लास में बोहर डिस्कस करें, ठीक है। ये पेपर के लिए याद करना है आपने, इस दफा बोहर आया था, इस दफा हमें लगा था कि ये आएगा, लेकिन बोहर आया इस दफा ना, लेकिन अगली दफा यही रदरफोर्ड आएगा। इफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता सके, यानी एटम स्टेबल है। रदरफोर्ड के मुताबिक एटम को स्टेबल नहीं होना चाहिए उसके अपने पोस्टुलेट्स के मुताबिक, लेकिन एटम तो स्टेबल है, उस स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, आगे जाके बोहर इसको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। उसका कहना था कि जो है ना कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो मूव करते हुए कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करता है, तो एनर्जी एमिट करते करते उसको न्यूक्लियस में फॉल करना चाहिए, एटम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होना चाहिए, तो इसका मतलब एटम स्टेबल नहीं हुआ इस तरह, लेकिन एटम तो स्टेबल है, ये रदरफोर्ड बयान नहीं कर सका। डिफेक्ट से बड़ा ये खामियां, रदरफोर्ड ने जो थ्योरी पेश की थी उसके अंदर क्या क्या खामियां हैं वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स revolving around nucleus emits energy continuously। अच्छा, ये जुमले में थोड़ा दुरुस्त करता हूँ, दूसरा आप इस तरह लिखें, in Rutherford atomic model electrons revolving around the nucleus emits energy continuously, ठीक है। कंटिन्यूअसली एनर्जी करना होता है, then ultimately it must fall into the nucleus, ठीक है। रदरफोर्ड के मुताबिक एटम जो इलेक्ट्रॉन है
तो वो जो है ना न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हुए हाई स्पीड के साथ एनर्जी इमिट करता है। रदरफोर्ड ने ये कहा था तो उसको न्यूक्लियस में गिरना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। ये दूसरी खामी उसके अंदर। ठीक है, अब तीसरी खामी क्या है वो देखें। तीसरा डिफेक्ट, if the revolving electrons continuous with energy, then there would be a continuous spectrum. But we get line spectrum, from the atoms of element. ये बात आखिरी बात है। उसने आखिरी बात पता है क्या कहा? कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम समझाता हूँ। अगर ये कंटिन्यूसली जो है ना एनर्जी इमिट करता है तो हमें क्या आना चाहिए था? वहां पे क्या होना चाहिए था? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम से मुराद देखिए ये है कि जब आप इसको ना इस चीज को, इस पूरी लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो आपको जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है ना लाइट की, जो स्पेक्ट्रम इस तरह, आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम से मुराद ये है कि यहाँ रेड है ना, यहाँ रेड है तो उसके बाद यहाँ पे, उसके फौरन बाद ग्रीन, ठीक है, फिर उसके फौरन बाद आपके पास ब्लू, ये भी तो आप भी एक्सप्लेन कर रहा हूं ना। फिर उसके बाद आपके पास येलो, फिर उसके बाद आपको ब्लैक, फिर आपके पास कुछ और कलर। तो मतलब कहने का ये है कि अगर कंटिन्यूसली जो है ना आपको जो है ना एनर्जी इमिट करेंगे तो इस तरह के स्पेक्ट्रम आने चाहिए। ठीक है कि नहीं? प्रिज्म से गुजारने के बाद जब भी कोई कंटिन्यूस है प्रिज्म से गुजारते हैं तो इस तरह के स्पेक्ट्रम हासिल होते हैं। लेकिन उनको क्या आ रहा था? एक्सपेरिमेंटली क्या आ रहा था? एक्सपेरिमेंटली उनके मुताबिक ये वाला स्पेक्ट्रम आना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो है ना देखा गया एटम का जो स्पेक्ट्रम था वो क्या था? लाइन स्पेक्ट्रम था। लाइन स्पेक्ट्रम से क्या मराते? फर्ज कर ले यहाँ पे रेड है ना, रेड यहाँ पे रेड है तो एक लाइन छोड़ के आपके पास यहाँ पे ग्रीन, फिर एक लाइन छोड़ के आपके पास ब्लू, फिर लाइन छोड़ के आपके पास ब्लैक। तो देखो वाफी के बाद अलग अलग कलर नजर आ रहे हैं, इसको कहा जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। ये एटम से ये स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, जब उस लाइट को जो इमिट हो रही है एटम से वो प्रिज्म से पास किया तो ये स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन रदरफोर्ड के एक्सप्लेनेशन के मुताबिक ये आना चाहिए, ये तो आ नहीं रहा था। तो ये भी रदरफोर्ड का जो है ना जो डिफेक्ट्स है एटम के उसमें से आ जाते हैं। तो यहाँ जाके आज की हमारी क्लास एंड हो जाती है। कोई क्वेश्चन है तो आप करें।